5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Shutdown is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shutdown is in here. main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing तो देखिए कभी पेलोड आज सेपरेशन के जो है वक्त उसकी की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। यहां पर जो हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं वो भी टकटकी लगाकर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं कि इस वक्त दूसरे चरण के प्रज्वलन के बाद किस तरह से जो पेलोड हैं वो अलग हो रहे हैं, उनका सेपरेशन हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर सबकी नजरें हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जो आम लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज थी और इस सफलता के बाद, इस कामयाबी के बाद कैसे स्वागत कर रहे हैं आप लोग? तालियों की जयजयकार के साथ। तो ये देखिए स्टूडियो में भी जोश जो है वो पूरी तरह से हाई नजर आ रहा है। और आलोक जी, ये स्टेज जो है ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पेलोड अब सेपरेट हो रहे हैं? एक सर ये भी कि हमने तो जैसे ही लॉन्च हुआ था हमने ताली बजा दी, लेकिन मैंने देखा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस वक्त ताली नहीं बजाई, उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचने के बाद थोड़ी सांस ली और ताली बजाई। तो वो समझ रहे थे कि क्या जी हाँ, उनकी गंभीरता, जी हाँ, उनकी गंभीर, वो बहुत गंभीर है और वो तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मिशन जब कंप्लीट हो जाएगा शायद तभी ताली बजाएंगे। जी हाँ।
जी जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको वो चुनौतियां जो है वो सांस रोककर उसका रियल इंतजार। कैलकुलेशन कर रखा उन्होंने कि हर एक स्टेज पे क्या थ्रस्ट चाहिए, क्या मैनूवर तो चाहिए। ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है? ग्रीन वाला ग्राफ बता रहा है उसके मूवमेंट को, ऊपर वाला ग्राफ? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये एल्टीट्यूड है और अलग अलग इसके ग्राफ है दो, जो यहाँ पे लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड बताता है, टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड है पहला ग्राफ। ये हमारी डिजायर्ड पोजीशन होगी शायद, और ये अभी जो अचीव कर ली है अच्छा। आदित्य L1 के द्वारा वो बता रही, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है उस पर ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये एक दर्शाता हमारी है। कैलकुलेशन जो हमने करेक्ट एक हमारा एस्टिमेटेड है और नीचे वाला एक्चुअल है जिस पे वो मूव कर रहा है। एक्चुअल जो अचीव कर रहा है वो। अच्छा, ये पार्किंग पॉइंट जो है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो हमारी मंजिल है इस सूर्ययान की जो मंजिल है। अभी तो उसमें लगभग 110-11 दिन लगेंगे क्योंकि अचीव करने में। अभी तो ये हमारी पृथ्वी की कक्षा में ही घूमेगा और उसकी जो परिधि है उसको बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे, तो ये लगभग समय 12 से 14 दिन का जो लगेगा, उसके बाद फिर ये L1 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये अपने पूरे वातावरण में ही घूमेगा पृथ्वी की 5 बार मैन्यूवरिंग करेंगे, करीब 16 दिन का रहेगा और फिर उसके बाद जो है ना करीब 120 दिन का पूरा 4 महीने के करीब का। तो पेलोड फिर सेपरेशन इतनी जल्दी कैसे क्यों हुआ? तब जाके ये थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट देने के लिए, प्रॉपर थ्रस्ट देने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखिए सुप्रिया जी बता रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जब वो 11.2 तक पहुंचेगी किलोमीटर पर सेकंड वो बाहर निकलेगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे हमें दिख रही है ये हम जानते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये 11 किलोमीटर पर सेकंड हो गई, दैट मींस वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर बाहर हो जाएगा। इतना अचीव करेगा अभी, तब जाके जो ये लगातार बढ़ रही है और ये 11 हो जाएगी, क्रॉस करेगा, 11 को जब क्रॉस कर लेगा तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस सूर्य के इतने नजदीक पहुंचकर यानी 15 लाख किलोमीटर का जब सफर तय हो जाएगा तो भी कुछ चुनौतियां रहती हैं, फिर या वहां जाकर काम आसान हो जाता है? चुनौतियां तो वहां पर वैसे देखा जाए तो यही है, जो सोलर विंड आ रही है या वहां पे जो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो वहां पर पेलोड लगे हुए इसमें उसको डैमेज नहीं करे या किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, बट वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं सारे टेस्टिंग के बाद कि उनसे कोई नुकसान नहीं हो। तो एज सच कोई नुकसान वहां पे इनका होना नहीं है, क्योंकि वो सारा जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो इतना हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को सहन कर सकता है, उससे पिघलता नहीं हुआ कभी। तो वो सारा पूरा टेस्टिंग के बाद में किया जाता है। और ये देखिए, एक बार प्रक्षेपण का वीडियो एक बार फिर हम चला रहे हैं। प्रजापति जी थोड़ा सा और आगे आ जाइए। ये जो पूरा प्रोसेस है एक बार जल्दी से 1 मिनट में उसको समझा दीजिए कि किस तरह से रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया और उसके बाद सारे पेलोड्स अलग हुए। स्टेज 1 में जैसे ही बर्निंग शुरू हुआ, हमने देखा था -3 सेकंड पे बर्निंग स्टार्ट हुआ और 0 सेकंड पे उसने अर्थ की सरफेस को रॉकेट ने छोड़ दिया। और ये जो स्टेज 1, 2 और ऑलमोस्ट अभी 3 स्टेज बता रहे हैं, उसमें क्लियर होने में लगभग अभी हमने देखा जाए तो 4-5 मिनट का वक्त लगा, इसमें अचीव कर लिया गया। और बहुत ही जल्दी जो है हम जो इसकी लास्ट स्टेज है उसमें इसको अचीव कर लेंगे। जब इसके वेलोसिटी हमारा जो जी हाँ, लेकिन देखिए जश्न कैसे देश भर में मनाया जा रहा है। अंकित हमारे साथ मौजूद है, अंकित के साथ भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं और वो किस तरह से उत्साहित हैं और वो कैसे जश्न मना रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। अंकित देखिए, लॉन्च हो गया है, आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उम्मीद की गई थी वैसे वैसे स्टेज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है हमारा मिशन। क्या वहाँ उत्साह देख रहे हैं आप लॉन्च के बाद? देखिए, बहुत ज्यादा उत्साहित है। यहाँ पे भारत माता की जय के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए, तालियां जो है वो भी बजाई जा रही है और तस्वीरों में देख सकते हैं वैज्ञानिकों के लिए यहाँ पे सेना CRPF के जवान यहाँ पर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, लॉन्च हो चुका है आदित्य L1? प्रीत यहाँ की रीत सदा है, प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है रीत यहाँ की प्रीत सदा। ये देखिए, अब जश्न जो है वो भी शुरू हो चुका है। क्या कितनी उत्साहित है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सभी को जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको मैं पूरी CRP की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, भारत माता की। तो ये बात है देखिए अंकित, जज्बा जोशो जुनून से भरे हुए नजर आ रहे हैं हमारे जवान और इस कामयाबी का जश्न कैसे वहां पर मनाया जा रहा है ये आपने दिखाया। जल्दी से श्रीहरिकोटा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। पीयूष पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, वहां से क्या पहली अपडेट आप देना चाहेंगे? मिशन पूरी तरह से सफल रहा अब तक? जी बिल्कुल, देखिए लॉन्च पूरी तरह से अब तक सफल है और अगले 30 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आकर इसरो के प्रमुख और अन्य जो टीम है वो यहाँ पर घोषणा करेगी जब पृथ्वी की कक्षा तक जो हमारा रॉकेट है PSLV C7 वो आदित्य L1 को पृथ्वी की पहली कक्षा तक छोड़ देगा और उसके बाद जो बाकी कक्षाएं हैं वो आदित्य L1 खुद पार करने में सक्षम है और उसके बाद वो होलो जो कक्षा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक समान रहता है और दोनों के गुरुत्वाकर्षण के एक समान होने की वजह से वहां पर कोई भी उपकरण या सैटेलाइट स्थापित की जा सकती है। यही वजह है कि उसे L1 कहा जाता है और उसे होलो भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा बड़ा अचीवमेंट है सीधे तौर पर इसरो का। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि चंद्रयान 3 को किस तरह से सॉफ्ट लैंड कराया था चंद्रमा पर और उसके बाद अब आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है जो कुछ ही देर बाद चंद्रमा की पृथ्वी की पहली कक्षा तक आदित्य L1 को रॉकेट छोड़ेगा और उसके बाद हमारा मिशन सक्सेस होगा। हालांकि 5 साल 2 महीने तक अध्ययन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही पूरी तरह से इसे सफल माना जाएगा, लेकिन हमारा प्रक्षेपण पूरी तरह से सफल है और PSLV रॉकेट का जो अनुभव रहा है खासतौर पर इसरो का वो बहुत ही शानदार रहा है। लगातार उसने 57 करीब 55 जो है अब तक इस मामले में इस रॉकेट से प्रक्षेपण किए हैं और सभी सफल रहे हैं और इसे इसी वजह से C57 कहा जाता है। 2 जो शुरुआती रॉकेट थे PSLV जी लॉन्च रॉकेट लॉन्चर है बता रहे हैं ये कि C57 क्यों कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इससे पहले हम इतने लॉन्च कर चुके हैं रॉकेट और इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि एक एज है भारत के पास इस तरह के ऑर्बिट से लॉन्च करने को लेकर। और देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखाई जा रही हैं इसरो की तरफ से भी कि किस तरह से किस स्टेज को पार करेगा। लेकिन दिल्ली में नेहरू तारामंडल में, क्योंकि वो तमाम लोग जो इसे देखना चाहते हैं लॉन्चिंग को, सब इसरो सेंटर पर नहीं पहुंच सकते, हालांकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में नेहरू तारामंडल पर लोग किस तरह से उत्साहित हैं ये वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता। बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा है और क्या है लोगों की पहली प्रतिक्रिया? देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे ही जो है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं यहाँ पर, कितनी खुशी का पल है आपके लिए? मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ और मैं पहाड़गंज में शॉप है मेरी और मैं अपना शॉप छोड़कर इस लॉन्च को देखने के लिए आया था यहाँ पर। और मैं चंद्रयान 3 के लिए भी लॉन्च के लिए आया था, तब भी यहाँ पर आया था और मैं तब भी एक्साइटेड था। आज और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बार जब सक्सेस मिल जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस डबल होगा तो हमें पूरा यकीन हो जाता है कि हम सक्सेसफुल होकर रहेंगे। जिस तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान नहीं था, माउंट एवरेस्ट पे भी पहुँचे। जिस तरह से चंद्रमा पे पैर रखना मुश्किल था, उस तरह पे हमारे फिर भी हम पहुँचे। इसी तरह से सोलर आदित्य L1 भी हमारा जो है बिल्कुल सक्सेसफुल होकर रहेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम मनन है। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज 11:50 पे आदित्य L1 लॉन्च हुआ है और ये सक्सेसफुल हो जाए। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत माता की जय। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पे नेहरू प्लानिटेरियम में जो शोज देखने के लिए आते हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों का यहाँ आना शुरू हो रहा है, लगातार लोग इस बात की में रुचि ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ आने वाले वर्षों में हमें पता चलेगा सूर्य के बारे में। ठीक है, बिल्कुल शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। तो देखिए देश भर में जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं इस कामयाबी का, क्योंकि प्रक्षेपण पूरी तरह से कामयाब रहा है, ये लॉन्च पूरी तरह से कामयाब रहा है। लेकिन आगे की चुनौतियां, आगे के चैलेंजेस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लें। थोड़ी देर पहले आप ब्रेक में जिक्र कर रहे थे आलोक जी कि पास पहुंचना क्यों जरूरी होता है सूर्य के, क्यों बार बार हम पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले नासा और अब
इसरो सूर्य के इतने नजदीक पहुंच रहा है, दूर रहकर वो सारी जानकारियां क्या हम हासिल ही नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल। ये दो तरह के हैं, एक ग्राउंड बेस और एक स्पेस बेस्ड मिशन है। अच्छा। तो जो सन से किरणें आती है, हमारा वायुमंडल है, तो बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको ओपेसिटी बोलते हैं। जैसे लाइट वहां से आ रही है और हम देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं तो ठीक है, रास्ते में गायब होगा, फिर हम कैसे लाइट का प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे? तो इसलिए हमें सूर्य के पास स्पेस बेस्ड मिशन, इसलिए इसको हमें ये करना पड़ता है। कुछ अहम जानकारियां यहाँ पर भी आ रही हैं स्क्रीन पर, अगर आप इसे समझा पाए प्रजापति जी, क्या है ये? इसमें ये जो 5 लेग्रांज बिंदु है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बराबर गुरुत्वाकर्षण और जो इसका अभिकेंद्री बल है वो बराबर हो जाता है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो ऐसे 5 बिंदु होते हैं जिसमें L1, L2 और L3 जो हैं, ये सूर्य और पृथ्वी को एक जोड़ती हुई एक समान रेखा है ये। अच्छा। और बाकी जो 2 बिंदु होते हैं L4, L5, ये वर्टेक्स पर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ से। तो ये ऐसे 5 बिंदु है हमारे सोलर सिस्टम में, जहाँ पर कोई भी एक बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल रह सकता है। तो हमारा जो लक्ष्य वो यहाँ पर जाने का है। जो आदित्य L1 है वो उस L1 बिंदु पर जाएगा और वहाँ पर रह करके उसके हेलो ऑर्बिट में घूमता हुआ एक साथ पृथ्वी और सूर्य दोनों का अध्ययन करेगा, बिना किसी इक्लिप्स के। लूनर इक्लिप्स में ऐसा होता है जनरली कि कोरोना देखा गया, जब लूनर इक्लिप्स होता है तो ये देखा गया कि सूरज के आसपास कोरोना होता है। तो अब वो L1 उसके बीच में आ जाएगा, यानी कि दोनों को एक साथ देख सकते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमेशा उसे सूरज दिखेगा, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के, इसलिए वो कांस्टेंट स्टडी कर सकता है और इस वजह से ये पॉइंट अहमियत रखता है। सुप्रिया जी, हम तस्वीरें लगातार इसरो से देख रहे हैं, ये तमाम जो वैज्ञानिक हैं इस वक्त जाहिर सी बात है इसका इंतजार कर रहे हैं कि तमाम स्टेजेस पार कर वो आगे बढ़ जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं PS4 कोस्टिंग, इसका क्या मतलब है? कौन सा? PS4 कोस्टिंग, फोर्थ स्टेज है। हाँ, इसका क्या, इसको अगर आप हमें बता पाएं इसके बारे में कुछ। देखिए, काफ़ी सारा स्टेज लोअर के हिस्से निकल गए, वो फ्यूल के लिए था। धीरे धीरे हमें वो पेलोड के तरफ जा रहा है, पेलोड सबसे ऊपर था, उसी को कैरी करना है एंड बाकी प्रोपेल करना है। फोर्थ स्टेज में जनरली जो हमारा जो यहाँ पर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो सैटेलाइट और देखिए ये जो हमारा एस्टिमेटेड है और वो यानी बिल्कुल एक साथ ये इसको हॉरिजॉन्टली मोशन कराएगा, यानी इससे ये देखिए ये है एक्चुअल ग्रीन लाइन जो है जिसपे मूव कर रहा है, ये हमारा ये एस्टिमेटेड है। तो एग्जैक्टली उसी पाथ पर मूव कर रहा है, यानी समानांतर जा रहा है, यानी हमारा अभी तक की यात्रा जो सफल है, जो हमारा एस्टिमेट है उसी पर वो आगे बढ़ रहा है। तो जो PS4 जो है यहाँ पे जो फोर्थ जो लास्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो ये इसको हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, जो कि इसकी चूंकि हमें इसको पृथ्वी की जो वृत्ताकार कक्षा उसमें जाना है तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा सैटेलाइट को और देन फिर आगे बढ़ता जाए। ये पेलोड्स हैं सारे, 7 पेलोड हैं जिसमें अलग अलग सबका काम है, जिसमें जो आपका सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सन से आने वाली जो लो एक्सरेज है, हार्ड एक्सरे, उनको स्टडी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा है, जो कि वहाँ पर प्लाज्मा एनवायरनमेंट, सोलर विंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को या क्या कंपोजिशन है उसमें, उसको स्टडी करेगा सोलर विंड। अगर हम आम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए उनको समझाएं आसान भाषा में, तो इसे स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? सोलर एनर्जी को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्यों अहमियत रखता है सर? अगर आप बिकॉज देखिए, जो हमारा पृथ्वी और सूरज दोनों कनेक्टेड है, तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर हमारे पृथ्वी पे पड़ेगा, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे, या फिर हमारे पास शॉर्ट रेडियो वेव का कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, तो जो हमारे पास सोलर स्टॉर्म आ रहा है, अगर हम पहले से उसके बारे में थोड़ा नॉट ओनली दिस, पृथ्वी का जो वायुमंडल और जो मौसम होता है वो भी इस सूरज की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और क्या ये भी कि वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे स्टडी करेंगे तो सारी झगड़ा तो एनर्जी का है ना, सारी झगड़ी तो देखिए, उतना बड़ा लेबोरेटरी तो हम बना नहीं सकते हैं, तो एक तरह से हमारे लेबोरेटरी। प्रजापति जी, आलोक जी, आप लोग जो बातें कह रहे हैं उसमें बड़े सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वक्त है, पूछ लीजिए, मौका है। कौन पूछना चाहता है? जी। सूर्ययान L1 पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेगी? टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा L1 पॉइंट पर, यानी जो पार्किंग पॉइंट है वहां पर? सुप्रिया जी, आप बताना चाहते हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? नहीं, देखिए, जैसे जी प्रजापति जी, मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्रायोजेनिक पार्ट यानी कि कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, और वो ऐसी मेटल्स को यूज करते हैं जो कि उतने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके इजीली। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और पूछना चाहता है सवाल? हाँ, ये जो L1 पॉइंट पे जो यहाँ मतलब आदित्य L1 को लॉन्चिंग करना है,
तो अगर वो L1 पॉइंट पे ना जाकर L2 पॉइंट पे चला जाए तो कोई इससे समस्या आएगी? ये हमें किसी भी अगर देखा जाए तो स्पेस में रॉकेट को कहाँ पहुंचाना है ये हम कंट्रोल करते हैं। हाँ। तो हमारा लक्ष्य L1 तक पहुंचाना, वो स्वेच्छा से कहीं नहीं जा सकता। हाँ, सब कुछ हम ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। एक सवाल और, अगर कोई भी स्टार का कोलिजन होता है तो उससे हमारा आदित्य L1 कैसे बचेगा? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई स्टार नहीं है। सबसे निकटस्थ जो स्टार है हमारा वो सूर्य है, तो कोलिजन के कोई चांसेस नहीं है उसमें। कोई भी एस्ट्रॉइड्स अगर कहीं से भी आ जाए फिर उससे कोई लोकेटर कुछ है उसमें, मतलब भाई सफर 15 लाख किलोमीटर का है, रास्ते में अड़चने भी तो आएंगी, उसको लेकर चिंता है। इसमें कुछ जो पेलोड लगे उसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। कि जो एस्ट्रॉइड या बाहर से कुछ अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और वो अपना ट्रैक को ऐसे चेंज भी, बट ऐसी संभावना बहुत कम होती है। आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। आदित्य सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर जैसे चंद्रयान 3 का जो है 14 दिन का ड्यूरेशन है, तो वैसे आदित्य L1 का कितना दिन का है सर? आदित्य L1 तो लगभग सालों तक चलेगा, इसका ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। 5 इयर्स का 5 साल तक स्टडी करता रहेगा और हर मिनट एक तस्वीर भेजता रहेगा। जी हाँ, जो उसमें जो विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है वो बेसिकली 1400 इमेज डेली भेजेगा। आप ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में कितना इमेज भेजेगा, तो ये अपना काम करता रहेगा 5 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के मन में कोई सवाल? हाँ जल्दी से। सर L पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वहाँ पे रुक जाएगा या फिर मूवमेंट होती रहेगी वहाँ पे? हेलो ऑर्बिट में वो घूमेगा, उसके हेलो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और बच्चों के लिए एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अभी हम चंद्रयान चांद पे गए, अभी सूरज के पास जा रहे हैं और अगला हमारा एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट है जिसमें सूरज को पृथ्वी पे बनाने पर भी काम चल रहा है। दैट इज कॉल्ड ईटर। तो आप ईटर के बारे में पढ़े, यानी हम इतना तापमान पृथ्वी पर ही उत्पन्न करेंगे जितना सन के कोर में होता है। तो ईटर में हमारा क्या बात है, यानी इसरो के वैज्ञानिक कामयाबी की दास्तान लिख रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े मिशन कैसे हम कर ले रहे हैं? ये इतनी जल्दी नहीं, सालों के प्रोजेक्ट है। अगर हम ईटर या इस तरह के प्रोजेक्ट पे देखें तो इसमें दशकों। अभी हमें लग ऐसा रहा है कि अभी मिशन चंद्रयान 3 गया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई और अब हम सूर्ययान की बात कर रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग देख। मैं इसके लिए सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आजकल साइंस के इन एक्सपेरिमेंट को लेके आप ज़्यादा ही थोड़े इसको दिखा रहे हैं और सब में ये समाज तक जा रहा है। ये चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी वैज्ञानिक दशकों से लगे हुए इन चीज़ों में। चलिए अब आदित्य L1 का सफर जो है उसे यहां पर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। प्रजापति जी आपके जरिए और आलोक जी आपके जरिए चलिए इस ग्राफिक्स का सफर हम शुरू करते हैं। कक्षा है, ये पहली कक्षा है, निचली कक्षा जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाएगा और यानी अपनी इसकी जो परिधि है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ये परिधि बढ़ती जा रही है। हाँ। ऐसे ही तीसरी आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कम है काफी जो पृथ्वी से, जिसको एपोजी और पेरिजी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो ये जो पेरिजी हाँ, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से बढ़ती जा रही है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस काफी कम है। 5 कक्षा पूर्ण करेगा इसके बाद इसको बाहर, इसके पृथ्वी की जो कक्षा है उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। उसी को पृथ्वी की निचली कक्षा कहा जाता है। और ये जाएगा फिर सूर्य की ऑर्बिट में यहाँ पे एंटर कर पाएगा। ऑफ इन्फ्लुएंस L1 की पॉइंट के बाहर निकल जाएगा। और ये L1 पॉइंट की तरफ बढ़ जाएगा जिसे पार्किंग पॉइंट कहते हैं। 110 दिनों की दूरी तय करने के बाद में ये 110 दिन तक चलेगा ये, और फिर ये सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा जो L1 जो हमारा हेलो पॉइंट जिसको कहा है L1 के आसपास का जो। हाँ, और L1 पॉइंट ही क्यों, इसका जवाब क्या है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता यहाँ पे। पृथ्वी और जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो और जो ये आसपास घूम रहा है वो लगभग सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा, जो कि इसको इक्विलिब्रियम या एक स्थायी अवस्था में ले आएगा। ठीक है, क्या पता लगाएगा आदित्य L1? अब आप जरा ये समझ लीजिए, सूर्य का अध्ययन करेगा, कोरोना वायुमंडल की भीषण गर्मी का अध्ययन होगा। सूर्य की परतों से ज्यादा गर्म क्यों है ये पता चल पाएगा। सतह पर विस्फोट, इसका अध्ययन किया जाएगा। जानकारी क्या मिलेगी? पृथ्वी पर पड़ने वाला असर, धरती पर इसका असर क्या पड़ता है, यह पता चल पाएगा। इसे हम डिकोड कर पाने में कामयाब होंगे। सतह से उठने वाले तूफान का अध्ययन करेगा। जानकारी ये मिलेगी, सैटेलाइट को नुकसान पहुंचने से आने वाले वक्त में हम बचा सकते हैं। तो फायदा बहुत होने वाला है। ये ना समझिएगा कि सिर्फ सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने हम जा रहे हैं। सूर्य पर चलने वाली हवाओं का अध्ययन किया जाएगा। जानकारी ये मिलेगी कि धरती के मौसम और वायुमंडल पर इसका क्या असर पड़ता है, इंपैक्ट क्या होता है, उसके बारे में हमें नई जानकारियां मिल पाएंगी। सूर्य से निकलने वाली लपटों का भी अध्ययन किया जाएगा और अंतरिक्ष में पड़ने वाले इसके प्रभाव को, इंपैक्ट को हम समझ पाएंगे। वायुमंडल में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाएगा। अलग अलग जगह पर तापमान में भिन्नता क्यों है ये पता चल पाएगा। प्रजापति जी, एक्चुअल में होता है कि जो सोलर विंड है उसमें टेम्परेचर एनाइसोट्रोपी भी होती है, यानी कि अलग अलग स्थान पर तापमान अलग अलग होता है। अच्छा, तो वो अलग अलग तापमान होने का कारण क्या है?
और वो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 से 20 लाख डिग्री केल्विन होता है। तो वो इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है? तो जो इसमें जो कुछ जैसे पापाया जो सूट जो है और अलग अलग जो उसमें जो पेलोड लगे हुए हैं, जी हाँ, वो यही पता करेंगे कि ये तापमान बढ़ने का कारण क्या है। जो मुख्यतः जो सोलर विंड या जो हम सोलर स्टॉर्म बोल रहे हैं यहाँ पर, वो उसमें इतनी स्पीड आ जाती है जिससे एनर्जी बढ़ जाती है और ये टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो बिना किसी तो अवरोध जितने ज्यादा पेलोड उतनी ज्यादा जानकारियां क्या? बिल्कुल उसमें एक जैसे पार्कर में 2-3 थी हमारे, हम 7 पेलोड भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम 4 पेलोड जो सन का स्टडी करेंगे और 3 पेलोड जो L1 पॉइंट के अबाउट लोकल जो एनवायरमेंट प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पार्टिकल्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो इस तरह से, और बेसिकली जैसे प्रजापति जी कह रहे थे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल, क्या बात है। और यही वजह है सुमेरा कि बहुत कुछ नया हमें जानने को मिलेगा और दुनिया को बताने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और जी हाँ, जैसा इसरो ने भी कहा कि हमने वो उड़ान भरी है जो विज्ञान को प्रकाशमान करेगी, यानी विज्ञान में और हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम साइंस में और कंट्रीब्यूट करेंगे, खासतौर पर सोलर साइंस को लेकर। लेकिन हम क्या कुछ आगे और होने वाला है, आइए उसे एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं। उसे जानने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं। आदित्य L1 कहाँ पर पहुंचेगा, उससे पहले जरूरी है कि हम जानें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं भारत का आदित्य सूर्ययान जहां ठहरेगा, यानी उस L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, यानी इतना लंबा सफर उसे तय करना है। इस पूरे मिशन में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा, यानी इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसे 4 महीने लगेंगे। अब आपको आदित्य के सफर के अगले पड़ाव के बारे में भी बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के लिए आदित्य L1 पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। इस दौरान सूर्ययान का क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। क्रूज फेज में आदित्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी ताकि वो क्रूज करे तेजी से, जिससे वो तेजी के साथ L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ता रहेगा। एक लंबा सफर तय करने के बाद आदित्य हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचेगा और उसके बाद उसकी L1 पॉइंट की कक्षा में एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद, यानी इस पॉइंट पर एंट्री के बाद आदित्य यहां स्थापित हो जाएगा। कुछ देर बाद कक्षा में रहकर सूरज का अध्ययन भी शुरू कर देगा और ये अगले 5 साल तक अध्ययन करता रहेगा। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का लंबा वक्त लगने वाला है। ऐसे में इसरो के सामने इस मिशन को सफल बनाने के लिए 5 बड़ी चुनौतियों को पार करना बेहद जरूरी है। पृथ्वी से आदित्य L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। इस दौरान ये जरूरी है कि आदित्य L1 के सभी सेंसर ठीक से काम करते रहें। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही है। इसके बाद एक और बड़ी चुनौती है कि पृथ्वी से L1 पॉइंट के सफर को पूरा करने में 4 महीने का लंबा वक्त लगेगा। ये बेहद जरूरी है कि इस दौरान 2-वे कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, यानी हमारी कम्युनिकेशन में कोई बाधा पैदा ना हो। सूर्य का रेडिएशन भी आदित्य L1 के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर इस तरह की वेव्स कभी कभी पैदा होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को रोक सकती हैं, चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। सूर्य से अक्सर बड़े सौर तूफान उठते हैं जो आदित्य L1 की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, यानी उन मुश्किलों से भी हमें पार पाना है। आदित्य सूर्ययान जब L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा, उस वक्त आदित्य की स्पीड कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है ताकि हम उसे उस पॉइंट पर ठीक से एंट्री करा पाएं। अगर आदित्य की इस वक्त स्पीड ज्यादा होती है तो L1 के ऑर्बिट से निकलकर सीधा सूर्य की तरफ चला जाएगा। और इस वक्त मिशन डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, आइए सीधे इसरो का रुख करते हैं। Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares. देखिए मिशन डायरेक्टर बता रहे हैं कि 7 तरह के पेलोड्स लेकर जा रहा है और एक डायरेक्शन में ही स्टडी नहीं करेगा, यानी सिर्फ सूरज की तरफ से ही सारी जानकारी नहीं जुटाएगा, और मल्टी डायरेक्शनल है, यानी आसपास भी और क्या कुछ हो रहा है उसको भी स्टडी करेगा, उसकी भी जानकारी हमें भेजेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आदित्य L1 पर अध्ययन के लिए 7 पेलोड, जिसका भी जिक्र किया मिशन डायरेक्टर ने, वो उपकरण लगाए गए हैं। उनका क्या काम है वो भी आपको बताते हैं। इन उपकरणों के बारे में क्या जानकारी हमारे पास है, ये उपकरण सूरज के किस हिस्से की जांच करेंगे वो भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पेलोड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दरअसल है क्या और क्या पता लगाएंगे। VELC कोरोना परत में ऊर्जा कितनी है इसको लेकर स्टडी करेगा। सूट
क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर परत की जांच करेगा, यानी यहाँ की इस लेयर की जांच करेगा। सोल EXS कम ऊर्जा यानी सॉफ्ट एक्सरे वाली किरणें जो सूरज से निकलती हैं उनकी स्टडी करेगा। और हेलियोस यानी HEL1OS ज़्यादा ऊर्जा हार्ड एक्सरे वाली किरणों के बारे में स्टडी करेगा। एस्पेक्स सौर हवाओं में मौजूद प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेगा। और इसके अलावा पापा सौर हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेगा कि जो सौर हवाएं सूरज से बढ़ती हैं आगे उनमें कितने उसमें क्या कुछ है उसके बारे में स्टडी करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक असर क्या होता है सूर्य की किरणों का, उसको भी स्टडी करेंगे। सर ये 7 पेलोड हैं सुप्रिया जी जिनसे हम तमाम जानकारी जुटाएंगे। कौन सा पेलोड सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है? जाहिर सी बात है सारी स्टडी बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन किससे हम ज़्यादा और ज़्यादा फोकस हमारा जिस पर है? ज़्यादातर हम सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स भी है, प्लाज्मा भी है, मैग्नेटो डायनामिक्स भी है, मैग्नेटोस्फीयर को भी स्टडी करेंगे, बट सबसे ज़्यादा सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। सोलर फ्लेयर्स, व्हाट आर द डेंजर्स, वो भी स्टडी करेंगे। और ये हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं? सोलर एटमॉस्फेयर से को स्टडी करके हम उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हमारे काम कैसे आ सकता है? नहीं, सौरमंडल से हम ही उसी के साथ जो कनेक्टेड है। हमारा पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, वहाँ से एनर्जी हम ले रहे हैं। सब कुछ सौरमंडल के लिए लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन। तो इसीलिए उन्हीं के बारे में जानकारी, सूर्य के बारे में जानकारी लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो और वो हमारा मेन गोल है। हाँ, मेन गोल। उसके अलावा तो मल्टी डायरेक्शनल जो अभी उन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी बताया कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, यानी सिर्फ सूरज को और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी नहीं करेगा, चारों तरफ की जानकारियां भी जुटाएगा। जी समीर। बिल्कुल। और सुमेरा, आपने जो अहम जानकारियां दी उससे जहन में कई सवाल उठ रहे हैं कि हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, तो उसका जवाब देती हुई एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत के सूर्ययान आदित्य को सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा। उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। तो ये सब कुछ होने वाला है और हमारे साथ जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो एक एक जानकारियां, एक एक तथ्य से आपको वाकिफ करा रहे हैं, ताकि बहुत आसान अल्फाजों में आप तक वो जानकारी पहुंच पाए, आप उसे समझ पाएं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो इतना कुछ हासिल हम करने की बात कर रहे हैं, ये हमें हासिल होगा कैसे? सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। जी हां, इसके लिए यह समझिए कि क्रोमोस्फीयर जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। इसके बाद फोटोस्फीयर यानी अंदरूनी परत, और उसके बाद कोरोना, जिसका अभी प्रजापति जी जिक्र कर रहे थे बातचीत में। इसे सूर्य का वायुमंडल भी आप कह सकते हैं। इसके बाद सौर हवाएं यानी सूर्य से बहने वाली हवाएं, और फिर कोरोनल मास इजेक्शन यानी सतह पर होने वाले विस्फोट, जिसका भी अध्ययन किया जाएगा। अल्ट्रा वायलेट किरणें भी यहां पर होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। तो L1 आदित्य L1 के जिम्मे बहुत सारे काम हैं जिसे आदित्य को अंजाम देना है। भारत का सूर्य मिशन कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह सूर्य का ये L1 पॉइंट है। वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार होती है। जी हां, 11 साल में एक बार L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला तीसरा देश हिंदुस्तान बनेगा। 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधे मिलेगी। इसी के जरिए सौर हवाओं से जुड़ी जानकारी मिलेगी। सौर मैक्सिमा का यह अध्ययन करेगा। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा नजर आता है। सतह से उठी बड़ी बड़ी लपटें उठेंगी, उनका अध्ययन किया जाएगा। लपटों का पृथ्वी पर जो गहरा असर होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा के बारे में सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो बहुत कुछ ऐसा है प्रजापति जी, इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद ऐसा लगता है जो पहली बार हमें पता चलेगा। यानी सूर्य के और नजदीक हम पहुंच रहे हैं और सूर्य के बारे में और सारी जानकारियां हम जुटा रहे हैं। देखिए, ये जो सोलर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए काफ़ी जिज्ञासा भरा विषय है। इस दिशा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशन स्टडीज़ की गई है, ऑब्जर्वेशनल डेटा लिए गए। पर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा खुद का आदित्य L1 जाकर के अब हमें ये डेटा देगा और पहली बार प्रायोगिक रूप से हम उन सारे
जो भौतिक प्रक्रियाएं हो रही वहाँ पे उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो लेकिन ये जो इससे पहले नासा का मिशन था, जो पार्कर मिशन था, उसमें भी जाहिर है बहुत सारी जानकारियां हाथ लगी होंगी। 2018 के मिशन का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो आदित्य L1 से क्या नया मिलने वाला है? मैक्सिमम आलोक जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक कंपटीशन नहीं मानते हैं साइंस में। साइंस में कॉम्प्लीमेंट होता है, जो जानकारी वहां से हमें नहीं मिला या हम उनको देंगे या वो हमें देंगे। इस तरह से एक ये मिशन सिर्फ एक देश का नहीं होता है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए मिशन होता है। तो बहुत हमारा जो बजट है, हमारा जो पेलोड्स है, वो उनका जो पेलोड्स है, जो वहाँ हम इसमें जो जानकारी लेंगे उनसे शेयर करेंगे। और जैसा कि प्रजापति जी कह रहे थे, फिजिक्स ऑफ सोलर है, प्लाज्मा फिजिक्स है, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में, तो उसमें थोड़ा सा हमें और भी लाभ मिलेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मैक्सिमम सोलर मिशन रहे उसमें सोलर विंड और कोरोना पर स्टडी की है। बट हम इस बार इसमें जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म या जो सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन करेंगे और इसका पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव। बिल्कुल, यानी बहुत सारी डिटेल जानकारियां हमें इस मिशन के जरिए हासिल होने वाली हैं। सुमेरा जी हाँ, आदित्य L1 मिशन बेहद खास है, दुनिया के लिए बहुत खास है, लेकिन भारत के लिए बेहद खास है। इस मिशन से जहां सूरज के कई रहस्य खुलेंगे, वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन कैसे, हम मिशन से जुड़े कुछ हाइलाइट्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे हम इन सफलता को हासिल करेंगे। L1 मिशन क्या है, क्या करेगा और कहां से और कब तक ये क्या कुछ करने वाला है, वो खास क्यों है, आइए आपको बताएगा। इतिहास रचेगा कैसे, सूर्य का अध्ययन करेगा, L1 पॉइंट्स पर स्टडी करेगा, 5 साल 2 महीने तक ये स्टडी करेगा। भारत का पहला सूर्य मिशन है ये। L1 पॉइंट पहुंचने वाला तीसरा देश होगा भारत। अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला एक तरह से काम करेगी, यानी वहां से हम तमाम जानकारियां जुटाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी आपको जानकारी ये बता दें कि चांद फतह के बाद भारत सूरज भी जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सिर्फ चांद पे ही नहीं, हम सूरज पर भी विजय हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये महज शुरुआत भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिशन है, लगातार बहुत से मिशन हैं जिन पर काम हो रहा है। इन खास ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि अभी और कौन कौन से अहम पड़ाव हैं जो भारत का स्पेस मिशन है उन्हें हासिल करना चाहता है, उस तरफ बढ़ रहा है या उसके लिए काम कर रहा है। आप हरे रंग के टिक से जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जगहें हैं जहां भारत अपने अंतरिक्ष मिशन भेज चुका है सफलतापूर्वक। साल 2008 में चांद पर भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। इसके बाद साल 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा। 23 अगस्त 2023, जिसको बहुत दिन नहीं बीते हैं, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। और अब भारत का आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार है, लॉन्च हो चुका है, आगे बढ़ रहा है अपने मिशन पर। मगर आने वाले सालों में इसरो और क्या कुछ करने वाला है, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। भारत मिशन गगनयान भेजने वाला है। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव भेजेगा। ये मिशन 2024 के अंत तक लॉन्च हो सकता है, यानी एक भारतीय पहुंचेगा आगे गगनयान में। भारत शुक्रयान 1 पर भी काम कर रहा है। इस मिशन के जरिए शुक्र ग्रह पर इसरो अपना ऑर्बिटर भेजेगा। शुक्र की सतह पर वातावरण की जांच की जाएगी। इसके बाद अगली जानकारी आपको बताते हैं। भारत का आदित्य L1 कितनी दूर जाएगा? पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाना है इसे। सवाल यह है कि लैग्रेंजियन क्या है, इसका सूर्य से क्या कनेक्शन है। देखिए किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, यानी ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट पर सैटेलाइट स्थिर रहता है, यानी L1, L2, L3, L4, L5 ये पॉइंट्स हैं, लेकिन हम L1 पर पहुंच रहे हैं। सैटेलाइट का एक जगह रुककर अध्ययन संभव है, यानी जिस जगह पर वो रुकेगा वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहुंचता है तो वो स्थिर रहता है। रुकने के लिए ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर वो पहुंच जाएगा तो उसे ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी। L1 पॉइंट सूर्य का पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है और यहीं पर हम चाहते हैं कि आदित्य को हम स्थापित करें ताकि वहाँ 5 साल तक वो रह पाए। सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट क्या क्या हैं देखिए। सवाल यह है कि इसरो ने सूर्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना है। दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। वो वजह क्या है ये आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि 24/7 नजर रख सकेगा, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये L1 पॉइंट पर अगर रहेगा तो ग्रहण का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। हर वक्त सूरज पर नजर, रियल टाइम डेटा, दोनों चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा सौर तूफानों का सेंटर, ये भी एक बड़ी चुनौती क्योंकि है। सूर्य से पृथ्वी आते तूफान, हर तूफान L1 से गुजरता है, इसलिए उसे हम करीब से जान सकेंगे और स्टडी कर सकेंगे।
बिल्कुल। तो देखिए सुमेरा, आपने बड़ी ढेर सारी जानकारियां दी और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके मन की कई जिज्ञासाएं भी आज शांत हुई हैं। आप में से कौन क्या कहना चाहेगा इस मिशन की सफलता को लेकर, इस सफलतापूर्ण लॉन्चिंग को लेकर? जी, ये मिशन इंडिया के लिए, इंडिया के सोलर सिस्टम, सोलर में जो हमारे मिशंस हैं उनमें एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत बड़ा स्टेप है जी। इससे जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी और वर्ल्ड लेवल पे इसरो का जो नाम होगा वो काफ़ी ऊपर जाएगा। बिल्कुल, विश्व गुरु भारत बनेगा, इसका रास्ता जो है वो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं जी। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसकी अभी सफलता हुई है, इसका प्रक्षेपण हुआ है और भारत ब्रह्मांड विजय की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मांड विजय की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। आप में से कौन 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 इधर 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 जी, जल्दी से। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे आज जो अपोनेंट में जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, आज वो हमारे मिट्टी बराबर भी नहीं है। हमें गर्व फील होता है कि हमारा देश इतना ऊपर है और हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। जय भारत, जय हिंद। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कामयाबी की नई दास्तान लिख दी है। आगे भी ये मिशन पूरी तरह से सफल हो, कामयाब हो, इन दुआओं के साथ इस शो को हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में।